हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आज से अपना जो हमारा हायर का जो सिलेबस हमारा है यूनिट वाइज असिस्टेंट प्रोफेसर एंशियंट हिस्ट्री का, उसका आज हम यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। 50 क्वेश्चन ये करेंगे। हमारा 10 यूनिट है, तो आज 10 दिनों में हम 10 यूनिट ये अपना ख़त्म करेंगे। तो पहले यूनिट में हमारे क्या हैं, सोर्सेस हैं, स्रोत के बारे में है अच्छी तरीके से। तो उसके जो 50 क्वेश्चन हैं हम इसमें उसका MCQ लगाएंगे। तो दोस्तों, हम अपनी इस यात्रा पे प्रारंभ करते हैं। इससे क्या है कि हमारा वो चीज़ चल रही है, हायर का फर्स्ट पेपर का चल ही रहा है MCQ। उसके बाद उसमें आज एक टॉपिक हम अपलोड करेंगे, जनसंख्या। ये यूनिट नंबर 6 का जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, पॉपुलेशन, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो इकोनॉमिक्स की, उसमें सारी चीज़ें बात करेंगे। और उसका सारी चीज़ें हम 50 क्वेश्चन उसका हम लगाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो हमारे पर डे मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे 4 वीडियोज़ जाएँ। एक क्या है कि MCQ मॉडल पेपर हमारे सब्जेक्ट का जाए। दूसरा MCQ 30 क्वेश्चन जाए हमारा किसका, हायर का मॉडल पेपर का। और तीसरा क्या है कि यूनिट वाइज जाए। यूनिट जैसे हमारा यूनिट वो है जनसंख्या कंप्लीट हो गया, फिर कल जो दूसरी यूनिट होगी उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो धीरे धीरे हमारी लास्ट तक तैयारी पहुँचते पहुँचते एकदम अच्छे तरीके से हो जाए। तो हम अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। हम आते हैं अपने बिना वक्त गंवाएं, आते हैं पहले अपने क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, अशोक के साम्राज्य के पूर्वी और मध्य भाग में जैसे मगध में पाएगा अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में उत्कीर्ण है? संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि, पाली भाषा और खरोष्ठी लिपि, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा और अरमाइक लिपि। लिखा मध्य पूर्वी भागों में कैसे मिले हैं, कौन से मतलब की भाषा में और कौन सी लिपि में? ये हमारा आंसर आ जाएगा। अशोक के ज़्यादातर हमें अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि। और भाषा क्या है उसकी? प्राकृत है। ठीक। पश्चिमोत्तर भारत में जो हमारी है, पश्चिमोत्तर भारत में उसकी ये मिलती है क्या? खरोष्ठी लिपि। पश्चिमोत्तर में क्या मिलती है? खरोष्ठी मिलती है। क्या मिलती है? खरोष्ठी मिलती है। अफगानिस्तान में उसकी क्या मिलती है? ये उसकी अफगानिस्तान में अरमाइक, यूनानी और अरमाइक लिपियों के प्रयोग उसमें हुआ है। क्वेश्चन नंबर अपने हम 2 पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, 11वीं सदी के भारत आया प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल-बरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ठीक। मूल रूप से अल-बरूनी ने इसे लिखा है क्या? अरबी भाषा में। इसमें 11वीं शताब्दी के, हमारे 11वीं शताब्दी भारत के किस बारे में? भारत के समाज के बारे में, दर्शन के बारे में, विज्ञान के बारे में और धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में अल-बरूनी उल्लेख करता है। धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में, ठीक, अल-बरूनी उल्लेख करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, राजतरंगिणी, कल्लर रचित राजतरंगिणी, जिसे भारत का प्रथम प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ माना, मुख्य रूप से किस क्षेत्र के इतिहास का वर्णन करती है? चलिए बताइए। इसमें ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप भाई हायर वाले लड़के हैं जो सीरियस हैं, उन्हें तो अच्छी तरीके से पता है, वो तुरंत कर जाएंगे। ठीक। ये हमें बताती है कश्मीर के इतिहास के बारे में। कहाँ? कश्मीर के इतिहास के बारे में। राजतरंगिणी मीन्स होता है क्या? राजतरंगिणी मीन्स होता है राजाओं की नदी। क्या है? राजाओं की, मान लीजिए सवाल पूछ लिया, राजाओं की नदी। ठीक, राजाओं की नदी राजतरंगिणी मीन्स होता है। ठीक। कश्मीर के इतिहास का क्रमिक और विस्तृत वर्णन करती है। कल्हड़ ने इसमें प्राचीन काल से लेकर अपने समय तक के कश्मीरी शासकों का वृत्तांत दिया है। ठीक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? 4 ये कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो मृतकों की टीला की खोज 1922 में किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? मृतकों की टीला की खोज पुरातत्ववेत्ता थे जो 1922 में ये खोज किए थे। कौन? राखालदास बनर्जी ने खोज किया था। जबकि हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज की थी इन्होंने। क्यों? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। ठीक, 1921 में। हमारा आंसर क्या होगा? ये सही है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 हमारा कह रहा है प्रारंभिक बौद्ध साहित्य त्रिपिटक में निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, कौन सा शामिल नहीं है इसमें? ये आराम से पकड़ लेंगे आप, ये हमारा शामिल नहीं है जातक पिटक। त्रिपिटक में 3 शामिल है, सुत्त है, विनय है, अभिधम है। जातक कथाएं सुत्त पिटक का ये जो जातक कथाएं हैं ये इसके अंग हैं, किसकी? सुत्त पिटक की। जातक कथाएं सुत्त पिटक की अंग हैं, इसकी सुत्त पिटक के अंग हैं। शुद्ध पिटक के किसके? खुद्दक निकाय, किसके? खुद्दक निकाय के, ठीक, इसके वो अंग हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम किस पे? 6 पे। 6 हमारा क्या कह रहा है? शियुकी नामक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित किस चीनी यात्री से संबंधित है? शियुकी। अभी देखो इजी, अभी मतलब कि जब 15-16 क्वेश्चन जब पहुंचेंगे उसके बाद मीडियम, उस मतलब 3 तरीके से मैंने पेपर सेट किए हैं। आसान, देखिए उसमें लिखा है इजी। उसके बाद जब क्या है कि ऊपर जब हम जाएंगे, क्योंकि तब क्या है कि थोड़ा कठिन स्टेटमेंट वाले सुमेलित वाले उसमें तब चीज़ें आएंगी। ये इससे न लगे कि बड़े आसान सवाल बना रहे हैं, नहीं, आसान नहीं है। ये यूनिट जो है हमारे अपना यूनिट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। यूनिट 1 में 50 क्वेश्चन उसका है, तो ये इस तरीके के पेपर ही मैं सेट करूँ, ईजी, मीडियम और हार्ड वाला। तो अभी हमारा इजी चल रहा है, इसलिए आप जल्दी जल्दी इसका उत्तर दे पाएंगे। किसका? शियुकी किसकी है? शियुकी है ह्वेनसांग की। किसकी है? ह्वेनसांग की, जौन किसके यहाँ 7th AD में, 7th AD में आया था, ठीक ठीक, भारत आया था। और लगभग कितना 15 वर्ष भारत में रहा है, 15 वर्ष भारत में रहा है ये, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 पे। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है उसका मुख्य विषय क्या है? उसका मुख्य विषय प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र, प्रशासन और कूटनीति, ठीक। अर्थशास्त्र नाम के बावजूद यह ग्रंथ मूल रूप से राजनीति शास्त्र, राज्य शासन, कूटनीति और सैन्य रणनीति पे है। इसमें कितने? 15 अधिकरण हैं। कितने? 15 अधिकरण, ठीक। कितने हैं? 15 अधिकरण इसमें हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं श्वेतांबर जैन धर्म के प्राचीनतम आगम साहित्य की भाषा मुख्य रूप से क्या थी? प्राचीनतम लिखा है, श्वेतांबर जैन धर्म के प्राचीनतम आगम साहित्य की भाषा क्या थी? क्या थी? ये थी हमारी प्राकृत अर्धमागधी थी। क्यों? जैन धर्म के संस्थापक और तीर्थंकरों के उपदेश मुख्य रूप से आम जनमानस की भाषा अर्धमागधी प्राकृतिक का एक रूप में संकलित किए गए श्वेतांबर संप्रदाय के आगम साहित्य इसी भाषा में रचे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी करने के सिक्कों पर राजाओं का नाम अंकित करने का श्रेय किस राजवंश को जाता है? किस राजवंश को जाता है? ये किसे जाता है? ये यवनों को जाता है। किन्हें? भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी करने और सिक्कों पर राजाओं के नाम उचित अंकित करने का श्रेय हिंद-यवन शासकों को जाता है, जिससे ऐतिहासिक कालक्रम का निर्धारण सुगम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 1837 का अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने की सफलता किसे मिली? किसे मिली थी? ये मिली थी हमें किन्हें? जेम्स प्रिंसेप को। किसे? जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में पढ़ा, जिसमें देवनागरी प्रियदर्शी अशोक के ऐतिहासिक साक्ष्यों का स्पष्ट रूप से समझा जा सका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों के पूरे निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? उपनिषद, आरण्यक, पुराण? नहीं, ये माना जाता है किसे? पुराणों को माना जाता है। किसे? पुराणों। क्योंकि मत्स्य जो 18 महापुराण हैं, जैसे मत्स्य है, वायु है, विष्णु है, ब्रह्मांड है, जैसे पुराणों में शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण और गुप्त राजवंशों की विस्तृत वंशावलियाँ दी गई जो ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं? दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित महरौली का लौह स्तंभ जो अपनी जंग-रोधी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, किस शासक से संबंधित माना जाता है? अशोक महान, कनिष्क, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? ये माना जाता है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय से, ठीक। आप पॉज करिए, लगा के आगे बढ़िए, ठीक है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें और भी करनी है, अपनी भी पढ़नी है, उसके बाद सारी चीज़ें करवानी भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है? सुत्त पिटक के अंतर्गत आने वाली जातक कथाओं का मूल विषय क्या है? जातक कथाओं का मूल विषय क्या है? बुद्ध के समकालीन राजाओं का राजनीतिक इतिहास, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठवासी नियम, सम्राट अशोक के धम्म का दर्शन। क्या है इसका? जातक कथाओं का मूल विषय बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं इसमें है, ठीक है।
बौद्ध साहित्य का ये अभिन्न अंग है, ठीक है। उनके पिछले जन्म में मनुष्य पशु रूप में नैतिक और शिक्षाप्रद कथाएं वर्णित है इसमें। सांची और भरहुत के स्तूप पर जातक कथाओं का अंकन है, सांची और भरहुत के। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्यों में कौन से धातु पूरी तरह से अज्ञात थी? तांबा थी, कांसा थी, सोना थी, लोहा थी। किससे अज्ञात थी? ये हमारा अज्ञात थी लोहे से। क्यों? लोहे से। ये आप ना देखिए कि ये इजी से मैं हार्ड तरफ जाऊंगा। ये हमारा जो सेक्शन यूनिट है, कभी कभी ऐसी भी चीज़ें हमारी जल्दबाजी में गलत है, इसलिए हम थोड़ा सा वो कर दे रहे हैं कि एक बार रिवीजन हो जाए। बाकी क्या है कि अभी जब 50 क्वेश्चन तक आप पहुंचेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ किस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, चीनी यात्री फाहियान किस भारतीय शासक के शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, पुष्यमित्र के या चंद्रगुप्त मौर्य के? ये आया था हर्षवर्धन, आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में ये आया था, ठीक है। इसका शासनकाल कब माना जाता है? 399 से कितना 414 ईस्वी तक, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अब आया है, सुमेलित वाले और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब आएंगे, ठीक है। आप पॉज करिए, लगाइए, फिर आगे बढ़िए। अब इसमें सुमेलित करते हैं। जैसे हमारा हाथी गुफा किसका है? हाथी गुफा हमारा किसका है? खारवेल का है। किसका है? प्रयाग प्रशस्ति किसका है? समुद्रगुप्त का है। तो हमारा क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 का सी, 1 का सी किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों गलत हैं, ये दोनों गलत हैं, ये भी आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? 4 का ए, 4 का ए मतलब किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब ये है। जूनागढ़ रुद्रदामन का है। एहोल, एहोल किसका है? एहोल पुलकेशिन द्वितीय का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ये सही हुआ, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 17 पे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की संरचना में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात कह रहा है, असत्य की। पॉज करिएगा, लगाइएगा, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक। कह रहा है यह ग्रंथ 15 अधिकरणों में विभाजित है। अधिकरण 1 में राजा कर्तव्य और आदर्श शासक के गुणों का वर्णन है। यह अधिकरण 6-13 तक धार्मिक अनुष्ठानों और बलि प्रथाओं की चर्चा की गई। ग्रंथ में सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, विदेश नीति का विवरण मिलता है। बताइए इसमें असत्य क्या है? असत्य हमारा क्या है जो ये कह रहा है? 6-13 धार्मिक अनुष्ठानों और बलि प्रथा की चर्चा की, जबकि इसमें दी गई है क्या? 6 से 13 में क्या गए? 6 से 13 में की गई सैन्य रणनीतियों के बारे में बताया गया। किसमें? सैन्य रणनीतियों के बारे में बताया गया है। सैन्य रणनीतियों के बारे में बताया गया है, ठीक। सैन्य रणनीतियों, कूटनीति के बारे में बताया गया है। कूटनीति के बारे में बताया गया है, ठीक। कूटनीति के बारे में बताया गया है, ठीक है। मंडल सिद्धांत, राज्य सुरक्षा, गुप्तचर प्रणाली की विस्तृत चर्चा की, ना कि धार्मिक अनुष्ठानों की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? प्राचीन भारतीय मुद्रा शास्त्र में निष्क और शतमान शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करते हैं? क्या है? मौर्य काल के तांबे के सिक्के थे ये, या वैदिक काल में क्रमशः स्वर्ण और चांदी का आभूषण मुद्रा विनिमय के माध्यम थे? गुप्त काल में जारी किए गए शीर्षक सिक्के थे, या कुषाण काल में व्यापार कर? क्या था ये? क्या था ये? हमारा था वैदिक काल में क्रमशः स्वर्ण और चांदी का आभूषण मुद्रा विनिमय के माध्यम थे ये, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण एक आभूषण गले कहा जो बाद में मुद्रा में प्रयुक्त हुआ। इसी प्रकार शतमान चांदी के निश्चित भार का विनिमय माध्यम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में आए प्रमुख चीनी यात्रियों के उनके आगमन का सही कालानुक्रम ऑर्डर वो कीजिए। बताइए पहले कौन आया, दूसरे कौन आया, तीसरे कौन आया? ठीक है, हमारा आता है इसमें क्या है? बी, क्योंकि फायान आता है हमारा गुप्त काल में, ठीक। उसके बाद ये हर्ष काल में आते हैं इत सिंह ये आते हैं, इनका कालखंड रहता है 671 से 695 के आसपास, ठीक। ये भी नालंदा माँ के अध्ययन किया, तो हमारा ये बी सही है, ठीक, बी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या है? श्वेतांबर जैन साहित्य के संदर्भ आगम ग्रंथों का सही वर्गीकरण क्या है? ये बहुत तगड़ा है। इसमें आप अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं सही है तो आंसर न लगा पाएंगे। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 4 मूल सूत्र। बी है 10 अंग, 10 उपांग, 12 प्रकीर्णक, 8 छेद सूत्र, 2 मूल सूत्र। और सी है हमारा 14 अंग, 14 उपांग,
8 प्रकीर्णक, 4 छेद सूत्र और 6 मूल सूत्र। और डी है 12 अंग, 8 उपांग, 14 प्रकीर्णक, 2 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र। इसमें सही क्या है हमारा? सही क्या है? ये है हमारा। ठीक। जैन धर्म स्वतंत्र समुदाय में आगम साहित्य में व्यवस्थित रूप से 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्णक है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 2 चूलिका सूत्र में वर्गित किया गया है। इन्हें अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है, प्राकृत जिसे कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? शक क्षत्रप रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख लगभग 150 ईस्वी सबसे प्रमुख ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व क्या है? यह सती प्रथा का पुरातात्विक साक्ष्य है, यह विशुद्ध मानक संस्कृत और गद्य काव्य शैली में लिखा गया भारत का पहला लंबा अभिलेख है, इसमें खारवेल के साथ रुद्रामन के युद्ध का विस्तृत वर्णन है, या बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को स्पष्ट करता है? बताइए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का ये है, ये हमारा भी है, क्योंकि इसमें क्या है ऐतिहासिक मील का, क्योंकि यह प्राचीनतम लंबा अभिलेख है जो पूरी तरह से मानक संस्कृत में लिखा गया। इसमें मौर्य काल से लेकर शक काल तक सुदर्शन झील के इतिहास का वर्णन है। ठीक। किसके? सुदर्शन झील का। इसमें आया है सुदर्शन झील के इतिहास का वर्णन। सुदर्शन झील के इतिहास का वर्णन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अपने हम। बायसलबरू ने अपने ग्रंथ किताब उल हिंद में भारतीय समाज समझ लिए किन मूल स्रोतों का अध्ययन किया था? देखिए हम कहें ना, इसमें चीज़ें आएंगी इंडेप्थ। इसमें क्या केवल बौद्ध त्रिपिटकों और जातक कथाओं का उसने अध्ययन किया? जैन आगमों, अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किया था उसने? संस्कृत ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, भगवद गीता और पतंजलि की महाभाष्य का, संगम साहित्य और दक्षिण भारतीय काव्यों का अध्ययन? क्या किन किन चीज़ों का अध्ययन उसने किया था जो उल्लेख करता है अपनी? सही उत्तर इसमें क्या किया था उसने? उसका उत्तर होगा क्या? सी। क्योंकि अलबरूनी ने भारतीय संस्कृति के समाज निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से संस्कृत सीखी और व्यापक रूप से संस्कृत के ब्राह्मणवादी ग्रंथों जैसे भगवद गीता, पुराण और पतंजलि के कार्यों का संदर्भ किया था उसने। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है? राजतरंगी की रचना 8 तरंगों में की गई। कल्हड़ ने किस तरंग में कश्मीर के कारकोट का विस्तृत वर्णन किया है? देखिए आ गया ना। अगर आपको मतलब कि नहीं, वो शुरुआत से आप मतलब आंकड़ा न लगाइए, आप जब धीरे धीरे चलेंगे तो मैं उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट किया हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 कह रहा है 8 तरंगों में कारकोट वंश का उल्लेख किसमें करता है? वो ये हमारा उल्लेख करता है किसमें? चौथी तरंग में। ठीक। और इस वंश का संस्थापक कौन था? कारकोट वंश का कौन था? दुर्लभवर्धन था। ठीक। दुर्लभवर्धन था। और सबसे प्रतापी शासक कौन? ये कौन थे? ललितादित्य मुक्तापीड़ थे। कौन थे? ललितादित्य मुक्तापीड़ थे। ठीक। प्रथम तरंग में किसमें? गोनद वंश के बारे में बात किया, गोनद वंश के बारे में। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल के उत्खनन से पक्की ईंटों के निर्माण एक कृत्रिम गोदीबाड़ा और नावों के मिट्टी के मॉडल प्राप्त हुए जो प्राचीन समुद्री व्यापार को प्रमाणित करते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है। ये हमारा आ जाता है किसका? इसका आंसर होगा सी। जो भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल एक विशाल गोदीबाड़ा और नाव के मॉडल प्राप्त जो ये सिद्ध करें लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर क्या करें? 25। बौद्ध साहित्य के अभिधम्म पिटक में जो धर्म के दार्शनिक पहलुओं का वर्णन करता है कुल कितने ग्रंथ शामिल थे? अभिधम्म पिटक में कितने ग्रंथ शामिल हैं? बताइए आप लोगों का आंसर। पॉज कीजिए, आंसर दिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है। इसमें अभिधम्म पिटक में कुल मिला के 7 ग्रंथ शामिल है। कितने? 7 ग्रंथ, जिन्हें सप्त प्रकरण बोलते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सा है? एक है हमारा धम्म संगड़ी। क्या है? धम्म संगड़ी इसमें आता है। विभंग आता है, विभंग आ जाता है हमारा। और क्या आता है? धातु कथा आती है इसमें। कौन सी आती है? धातु कथा आती है इसमें। ठीक। और क्या आता है इसमें? पुगल पंजति आती है। पुगल पंजति आती है इसमें। ठीक।
कथावस्तु आता है इसमें, कथावस्तु आता है, कथावस्तु आता है, कथावस्तु आता है इसमें, यमक आता है, और कौन आता है, पठान, पठान आता है इसमें। ठीक, बोलिए 7 आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, 26 क्या कह रहा है, भारत में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उनकी विशेषताओं के संबंध कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अजंता गुफाएं, बौद्ध कला और रॉक कट गुफाएं, खजुराहो का स्मारक, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित उत्कृष्ट मंदिर वास्तुकला, धौलावीरा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल, महान चोल मंदिर, चोल वास्तुकला और कांच से ढलाई तकनीक। बताइए कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? बात कर रहा है सही सुमेलित नहीं है। पॉज कीजिए, आंसर लगाए, फिर आगे बढ़िए। ठीक, इसका हमारा क्या है, धौलावीरा मौर्यकालीन पुरातात्विक। धौलावीरा क्या है, हड़प्पा कालीन है भैया, हड़प्पा कालीन है। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर एहोल, एहोल अभिलेख के रचयिता रविकीर्त अपनी काव्य कला की तुलना किन प्राचीन महान संस्कृत कवियों से की है? इसमें बताते हैं कौन रविकीर्ति अपनी तुलना किससे करते हैं? अपनी तुलना ये करते हैं कालिदास एवं भारवी से। किसकी तुलना करते हैं? कालिदास एवं भारवी से। ठीक है, उनकी काव्य प्रतिभा कालिदास भारवी के समान, यह कालिदास के ऐतिहासिक काल निर्धारक एक अहम साक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर अलबरूनी के अध्ययन पद्धति सामान्य में कौन सा कथन सही नहीं है? वह महमूद गजनवी के सैन्य अभियान के दौरान भारत आया था। उसने भारतीय समाज में व्याप्त जातियों की तुलना प्राचीन भारत के समाज से की थी। उसकी रचना धार्मिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित थी। उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव था। उसने यूनानी खगोल शास्त्र की तुलना भारतीय खगोल शास्त्र से की थी। पॉज कीजिए, आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक, इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर सही नहीं है। उसकी रचना धार्मिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित थी। उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव था, जबकि ये गलत है। उस पूर्वाग्रहों से एकदम मुक्त थी। उसने भारतीय विद्या का अत्यंत वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया है, जो 11वीं सदी किसी विदेशी के लिए असाधारण था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? अर्थशास्त्र में चीन पट, चीनी रेशम, अलेक्जेंड्रिया के मूंगे के आयात का उल्लेख आधुनिक विद्वानों का क्या निष्कर्ष निकालने की विवश करता है? अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म से पहले हुई थी। अर्थशास्त्र का वर्तमान स्वरूप परवर्ती काल प्रथम से तृतीय शताब्दी का संकलित और संशोधित रूप है। चाणक्य ने स्वयं चीन और मिस्र की यात्रा की थी। मौर्य काल में चीन नाम का कोई देश नहीं था। क्वेश्चन नंबर 29 क्या विवश करता है? ये विवश करता है क्योंकि अर्थात का वर्तमान स्वरूप परवर्ती काल प्रथम तृतीय शताब्दी ईस्वी का संकलित संशोधित रूप है। ठीक है, चीनपट और अलेक्जेंड्रिया जैसे मूंगे परवर्ती व्यापारिक संदर्भ में उपस्थित, यही सिद्ध करती है इसका अंतिम संकलन प्रथम से तृतीय शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर कुषाणकालीन सिक्कों की सबसे प्रमुख विशेषता बताइए। उन्होंने सिक्कों पर किसी देवी देवता का चित्र अंकित करने पर रोक लगाई, क्या ये बात सही है? उन्होंने रोमन और पार्शियन स्वर्ण सिक्कों के वजन मानक लगभग 7-9 ग्राम के समान स्वर्ण सिक्के जारी किए। उनके सिक्कों पर केवल ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया। उनके सिक्कों का आकार केवल वर्गाकार या त्रिभुजाकार था। प्रमुख विशेषता की बात कर रहा है। प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या विशेषता थी भाई? उनके सिक्कों की प्रमुख विशेषता थी क्या? उन्होंने रोमन और पार्थियन स्वर्ण सिक्कों के मानक वजन 7-9 ग्राम के समान स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ठीक, तत्कालीन रोमन दिनार के मानक जो था बिल्कुल समतुल्य था। इन पर यूनानी और भारतीय देवताओं का अंकन मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? किस अभिलेख में नंदवंश द्वारा शासक द्वारा कलिंग नहर बनवाने एवं जन मूर्ति उठाकर मगध ले जाने का ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है? ये हमारा किसमें मिलता है? ये हमारा मिलता है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। किसमें? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। ठीक, बिना तिथि का प्राकृत अभिलेख है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? चीनी बौद्ध यात्री इत्सिंग ने भारत से लौटने से पूर्व किस स्थान पर रहकर संस्कृत बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया और दक्षिण सागर से भेजे गए बौद्ध धर्म के निकाड नामक ग्रंथ लिखा? चलिए, कांचीपुरम, श्रीविजय वर्तमान इंडोनेशिया सुमात्रा, सीलोन श्रीलंका, कम्बोज कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 32 पॉज कीजिए, आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। क्या इसका आंसर होगा? आंसर होगा श्रीविजय वर्तमान इंडोनेशिया सुमात्रा। इत्सिंग ने नालंदा में 10 वर्ष अध्ययन करने के बाद वापसी के दौरान श्रीविजय सुमात्रा इंडोनेशिया साम्राज्य में लंबा समय बिताया और वहीं से चीनी भाषा में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रचे और चीन भेजे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? ऐतिहासिक वंशावलियों का आधार निम्नलिखित कौन सा पुराण उसके संबंधी राजवंश का युग में सही सुमेलित है? ठीक, मत्स्य पुराण, सातवाहन, विष्णु पुराण, मौर्य, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। चलिए,
33 में क्या है, इसमें तीनों सही सुमेलित हैं। ठीक, ऐतिहासिक वंशावलियों पुनर्निर्माण पुराण अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्वान विष्णु पुराण को मौर्य काल, मत्स्य पुराण को सातवाहन काल और वायु पुराण गुप्त काल की ऐतिहासिक जानकारी एक प्रामाणिक स्रोत माना है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, श्वेतांबर जैन साहित्य में 12 उपांग ग्रंथों के अंतर्गत सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति का मुख्य विषय क्या है। जैन भिक्षुओं के लिए आहार संबंधी नियम, सूर्य और चंद्रमा की गति संबंधित गणित, ब्रह्मांड विज्ञान, प्राचीन खगोल शास्त्र, राजा अजातशत्रु की जीवन घटनाएं, जैन तीर्थंकरों की वंशावली हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है। 34 का आंसर हमारा होगा क्या, बी है। बी क्यों है, 12 जैन उपांगों में सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति अत्यंत वैज्ञानिक ग्रंथ, जिनमें प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र, गणित, ग्रहों की चाल और ब्रह्मांड विज्ञान का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, हर्षवर्धन के शासन का कौन सा अभिलेख भूमिदान को प्रमाणित करता है जिस पर हर्ष के मूल हस्ताक्षर उत्कीर्ण है। भीतरी स्तंभ लेख, एरण अभिलेख, मंदसौर या बांसखेड़ा। बताइए, ये बांसखेड़ा जो है, बांसखेड़ा, इस पे इसके सिग्नेचर मिलते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन भूमिदान को लेकर इसकी विशिष्टता है इसमें स्वयं हर्ष का हस्ताक्षर ये लिखा गया है, स्वहस्तो मम महाराजाधिराज श्री हर्ष उत्कीर्ण है। ये कहाँ में, ये बांसखेड़ा कहाँ हमारा है, शाहजहाँपुर जिले में। कहाँ है, शाहजहाँपुर जिले में। कहाँ, शाहजहाँपुर जिले में। ठीक, कहाँ, यूपी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 क्या कह रहा है, 36 हमारा, अब देखिए अब हार्ड आया है, अब इसमें आप लोग थोड़ा सा अब समझ में आएगा। 50 क्वेश्चन तक अब ऐसे ही है। अशोक ने अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में अपने अभिलेखों के लिए जानबूझकर अलग अलग लिपियों, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी का उपयोग किया। कारण दिया गया, अशोक का मुख्य उद्देश्य अपने धर्म के संदेशों का स्थानीय जनता की समझ में आने वाली भाषाओं और लिपियों में पहुंचाना था, जिससे साम्राज्य में नैतिक और सांस्कृतिक एकीकरण हो सके। ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या, ए आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या। क्यों, अशोक भारतीय इतिहास का पहला शासक जिसने जनता से सीधे संवाद करने का अभिलेखों का सहारा लिया था। ठीक, उसने स्थानीय भाषाओं का सम्मान करते हुए मगध में ब्राह्मी, उत्तर पश्चिम में खरोष्टी तथा अफगानिस्तान में क्या, यूनानी अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 37। 37 क्या कह रहा है, कल्लड़ की राजतरणी की ऐतिहासिक पारंपरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कल्लड़ ने इतिहास लेखन, अभिलेखों, सिक्कों और पूर्ववर्ती ग्रंथों का संदर्भ लेकर एक आलोचनात्मक पद्धति का उपयोग किया। राजतरणी के प्रारंभिक 3 तरंगों का विवरण पूरी तरह सटीक और वैज्ञानिक, जिसमें कालदोष का सर्वथा अभाव है। कल्लड़ ने अशोक के मौर्य सम्राट के बजाय ईश्वर शिव का भक्त और जिन का अनुयायी बताया, उसे 2000 ईसा पूर्व कालखंड में रखा। केवल एक सही है, 1 और 2 सही, 1 और 3, 1 2 3, तीनों सही। क्या सही होता है क्वेश्चन नंबर 37 का। 37 का हमारा सही है 1 और 3। क्यों, क्योंकि 2 असत्य, क्योंकि राजतरणी की शुरुआत 3 तरंगों ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक भ्रामक और कालदोष ग्रस्त है, जैसे राजा रणदित्य को 300 वर्ष का शासन करते दिखाना। ठीक है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, विदेशी यात्रियों की वृत्तांतों की सीमाओं के संबंध निम्नलिखित में कौन सा वैचारिक सत्य सर्वाधिक प्रासंगिक है। विदेशी यात्रियों को कभी भी राज दरबार में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। क्या ये बात सत्य है। चीनी बौद्ध यात्रियों के विवरण धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता और शासकों को आदर्श बौद्ध राजा दिखाने का प्रयास किया। ये बात ये सही है। यूनानी लेखकों को संस्कृत का गहरा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने वेदों का सटीक अनुवाद किया। अरबी लेखकों ने भारत के केवल दक्षिण तटीय क्षेत्रों का वर्णन किया। 38 का बताइए, 38 का आंसर बताइए। 38 का आंसर हमारा होगा क्या, बी। ठीक, बी, क्योंकि फाहियान और वेन्सांग जैसे चीनी यात्रियों का प्राथमिक उद्देश्य बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज और तीर्थस्थलों का दर्शन था। उनके विवरण बौद्ध धर्म के प्रति गहरा झुकाव दिखाता है, जैसे वेन्सांग द्वारा अर्थ को आदर्श बौद्ध शासक रूप में अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रित करना। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, प्राचीन भारत के आहत सिक्कों की तुलना में हिंदवंश शासकों के सिक्कों ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण को अत्यंत सुगम बनाया। कारण दिया गया, हिंदवंश शासकों ने पहली बार सिक्कों पर राजाओं के नाम, उनके चित्र और उपाधियों को उत्कीर्ण करने की व्यवस्थित परंपरा शुरू की। पॉज कीजिए, आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए आर दोनों सही व्याख्या। क्यों, क्योंकि प्राचीन आहत सिक्कों पर केवल प्राकृतिक ज्यामिति चिन्ह, पेड़, मछली, सांड होता है, जिससे उन्हें किसी विशिष्ट राज्य या राजवंश से जोड़ना कठिन था। ठीक, हिंदवंश राजाओं
ने मुखाकृति या नामक युग सिक्के जारी किए, जिससे शासकों का सटीक कालक्रम निर्धारित करना संभव हो सका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित सुदर्शन झील के जल प्रबंधन में निम्न शासकों का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम क्या है? चलिए, कालानुक्रम क्या है? कौन भैया, किसके काल में कौन कौन थे? जैसे कि ये थे, कौन थे ये? पुष्यगुप्त किसके काल में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो किस में आ जा रहा है? पहले क्या है? ये दो किस में? दो में आ रहे हैं, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है। फिर कौन आते? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आते? अशोक के समय में कौन थे? अशोक समय में कौन थे? तुषास्प थे। कौन? ये अशोक काल में थे। तो 2 4 किस में आ रहे? इसमें आ रहे हैं। फिर कौन? फिर रुद्रामन समय कौन था? रुद्रामन समय कौन था? रुद्रक समय कौन थे? रुद्रक समय थे। कौन से? विशाख थे। और ये स्कंद गुप्त के काल में थे ये। ठीक, तो हमारा आंसर ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें? अभिधम पिटक के 7 बौद्ध ग्रंथों में कथावस्तु के ऐतिहासिक और दार्शनिक महत्व क्या है? यह ग्रंथ बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए दैनिक नियमों का संकलन है। इसका संकलन मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा भारतीय तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था। इसका उद्देश्य अन्य संप्रदायों के विवादों का खंडन कर थेरवाद की सर्वोच्चता स्थापित करना था। इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जातक कथाएं पद रूप में है। यह जैन और बौद्ध धर्म के बीच दार्शनिक शास्त्रार्थ का अंतिम रिकॉर्ड है। कौन सा दार्शनिक महत्व? इसका ऐतिहासिक दार्शनिक महत्व। चलिए, 41 का क्या है? 41 का ये है, क्या है इसका? ये है कथावस्तु अभिधम पिटक की 7 पुस्तकों में से एक प्रमुख ग्रंथ है। ठीक, इसे सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति के समय मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा संकलित किए गए। इसमें विरोधी बौद्ध संप्रदाय के तर्कों का खंडन किया गया है। ठीक, समझ में? क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की कूटनीति या युद्ध के संदर्भ में शासक की नीति क्या होनी चाहिए? युद्ध हमेशा प्रथम विकल्प होना चाहिए ताकि राजा का त्वरित विस्तार हो सके। अर्थशास्त्र में युद्ध को पूर्णतः अनैतिक बताकर उसका बहिष्कार किया गया है। युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए जब कूटनीतिक अन्य उपाय साम दाम भेद और षड्गुण नीति विफल हो जाएं। युद्ध केवल तभी किया जाए जब राजा के पास यूनानी भाड़े के सैनिक हों। नीति क्या होना चाहिए? बताइए, क्या कह रहा है ये? युद्ध कब करना चाहिए इसके बारे में अर्थात में यथार्थवादी ग्रंथ है। स्पष्ट परामर्शित युद्ध अप्रत्याशित और आर्थिक रूप से विनाशकारी होता है, इसलिए इसे अंतिम उपाय के रूप में तभी अपनाया जाना है जब कूटनीति उपाय साम दाम दंड भेद क्या विफल हो जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? निम्नलिखित जैन साहित्य में कौन छेद सूत्र के विषय वस्तु को सर्वाधिक उपयुक्त रूप में परिभाषित करता है? ये जैन ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल शास्त्र का विवरण देते हैं। यह जैन भिक्षुओं भिक्षुणियों के आचरण, मठवासी जीवन के नियम और तपस्या होने वाली त्रुटियों के प्रायश्चित से संबंधित ग्रंथ हैं। इनमें महावीर स्वामी और राजा बिंबिसार के मध्य संवाद दर्ज हैं। ये केवल गृहस्थ श्रावक जैनियों के दैनिक जीवन के नियम हैं। क्या हैं? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 पॉज कीजिए, आंसर लगाइए, फिर आगे बढ़िए। मैंने सेट किया है, मुझे आंसर पता है तो मैं आंसर लगा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये है। श्वेतांबर जैन आगम साहित्य में छेद सूत्र जैसे कल्पसूत्र, निषीध ये ग्रंथ मूल रूप से बौद्ध विनय पिटक के समान जो तपस्वियों के मठवासी जीवन का नियम, उनके द्वारा किए गए अपराधों के दंड और प्रायश्चित का विधान करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक प्रभुत्व और सत्ता एक समान रूप से गंगा के मैदानों तक फैली हुई थी। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा मृदभांडों की प्राप्ति यह सिद्ध करती कि वहां हड़प्पा का सीधा कठोर राजनीतिक नियंत्रण था। बात तो गलत है, क्योंकि यार दोनों गलत हैं। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी कथन और कारण दोनों, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आलमगीर में हड़प्पा मृदभांडे और पुरावशेषों का मिलना सांस्कृतिक प्रसार या व्यापारिक संपर्क का प्रमाण, न कि राजनीतिक नियंत्रण। हड़प्पा का राजनीतिक प्रभुत्व सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों तक ही वो था। क्वेश्चन नंबर 45 ऐहोल अभिलेख में प्रयुक्त काल गणना के बारे में कौन सा कथन अद्वितीय है? इसमें केवल शक संवत का प्रयोग किया गया। यह भारत के एकमात्र अभिलेख जिसमें हिजरी संवत का प्रयोग हुआ। इसमें शक संवत 556 के साथ महाभारत युद्ध
के वर्ष का काल की गणना का संदर्भ दिया गया। इसमें गुप्त संवत हर संवत के साथ साथ उल्लेख हुआ है। 45 नंबर का है, 45 नंबर का है क्या, ये है, क्योंकि जो इसमें शक संवत का उल्लेख करने के साथ प्राचीन पौराणिक इतिहास को जोड़ते हुए स्पष्ट बताती महाभारत का युद्ध 3735 वर्ष हो चुके थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, अल-बरूनी के अनुसार तत्कालीन भारतीयों में बौद्धिक और वैज्ञानिक पतन का मुख्य कारण क्या था। अरबों के आकर्षण पुस्तकालयों का विश्वविद्यालय का पूर्ण विनाश हो गया था। भारतीय विशेषकर विद्वान वर्ग अत्यधिक अलगाववाद, घमंड या कुमंडूकतापूर्ण विश्वास में उनके देश, विज्ञान और धर्म जैसे दुनिया में कोई और नहीं। बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रभाव जिसने विज्ञान के विकास को रोक दिया। फारसी भाषा का थोपा जाना, इसका कारण ये बताता है अल-बरूनी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहे हैं, कुषाणकालीन सिक्कों पर देखे जाने वाले तमगा ऐतिहासिक रूप से क्या दर्शाते हैं। वे व्यापारिक श्रेणियों के प्रमाणिक मुहर थे। वे यूनानी देवताओं के अस्त्र थे। वे एक प्रकार के राजशाही मोनोग्राम जो विशिष्ट शासक या शाही कबीले का पहचान दर्शाते थे। वे सिक्कों का वजन प्रमाणित करने वाले चिन्ह थे। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या है। 47 का आंसर क्या है, वे एक प्रकार से राजशाही मोनोग्राम जो विशिष्ट शासक या शाही कबीले की पहचान दर्शाते थे। ठीक। जिसे कुल चिन्ह बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, अर्थात की पांडुलिपि की युगांतकारी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। 1837 में जेम्स प्रिंसप को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में, 1905 में आर शाम शास्त्री को मैसूर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, 1921 में जॉन मार्शल को तक्षशिला के उत्खनन में, 1890 में अलेक्जेंडर कनिंघम को सारनाथ में। बताइए क्वेश्चन नंबर 48 क्या बता रहा है। 48 का हो क्या, 1905 में आर शाम शास्त्री को मैसूर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्हें इसकी पांडुलिपि मिली थी, जिसका 1915 में अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया, जिससे भारत के राजनीतिक यथार्थवाद को दुनिया को सामने रखा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। 49 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को चोल वास्तुकला मूर्तिकला विशेषकर उन्नत कांस्य ढलाई तकनीक के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण रूप में मान्यता प्राप्त है। किसकी मान्यता प्राप्त है। ये हमारा क्या, हम्पी के स्मारक, पट्टकल के स्मारक, महान जीवित चोल मंदिर, वेदेश्वर, गंगैकोंड चोलपुरम और एरातेश्वर एलोरा गुफाएं क्या है, ये हमारा आता है सी, क्योंकि ये सब चोलकालीन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। 50 कह रहा है, कथन कारण दिया गया है, प्राचीन भारत का प्रामाणिक इतिहास लिखने के लिए केवल स्वदेशी साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर रहना ऐतिहासिक त्रुटिपूर्ण अपर्याप्त है। अधिकांश प्राचीन भारतीय साहित्यिक ग्रंथ मुख्य रूप से धार्मिक उपदेशात्मक, जिनमें सटीक तिथिक्रम का पूर्ण अभाव है और वे मिथकों से युक्त हैं। ए आर दोनों सही हैं, आर एक सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर एक सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए इसमें क्या क्या है। ये है। ठीक। देखिए, ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया 50 क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि आप देखिए क्वेश्चन लगाते वक्त पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद क्या है कि आप ना लगाए फिर मेरे से मिलाइए कि क्या मैंने सही लगाया गलत लगाया। ठीक है। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से ख़त्म हो जाए आपका चीज़ें। बहुत लंबा अगर एक्सप्लेन करूँगा बहुत लंबा जाएगा, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन लगवा पाऊँगा, इसलिए बहुत लंबा एक्सप्लेन है। शॉर्ट में एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है। आप लोग वैसे भी क्या है कि विद्वान लोग हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पॉज कीजिए, लगाइए फटाक से आप जल्दी जल्दी। लोग अक्सर तक आप तो 2x में देख ले रहे हैं, तो आप भी 2x में लगा पॉज लगाइए, आंसर लगाइए, आगे बढ़िए, पढ़िए, आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। तो चलिए, ये हमारा यूनिट नंबर 1 का सेक्शन कंप्लीट हो गया। कल यूनिट नंबर 2 जाएगा हमारा। ठीक है, जिसमें पुरातत्व के बारे में बताया जाएगा पूरा 50 क्वेश्चन। और आज अभी इसके बाद हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जो हमारा पेपर नंबर 1 में जनसंख्या सेक्शन है, उसके 50 क्वेश्चन अभी MCQ इसका अपलोड होगा इसके साथ ही। ठीक। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से अलविदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।